वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। सब मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जो 2015 का स्टाफ नर्स का पेपर है एमपी व्यापम का, वो पेपर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पार्ट फर्स्ट में टोटल 30 क्वेश्चन रखे हुए हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसके पहले फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन का एमपी व्यापम का पेपर हो चुका है, जिसमें 75 नंबर में है जो आपका जो सब्जेक्ट रहेगा। तो वैसे ही सेम आपका नर्सिंग सब्जेक्ट से 75 क्वेश्चन आएंगे। बाकी रिमेनिंग 25 क्वेश्चन, 5 नंबर हिंदी, 5 क्वेश्चन हिंदी से रहेंगे, 5 करंट अफेयर से, 5 जनरल नॉलेज से, 5 जो रीजनिंग रहेगी, मैथ रहेगी उनसे। इस प्रकार से मिला के 25 नंबर के टोटल इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो नर्सिंग वालों के लिए पुराना पेपर है 2015 का, जो मुझे कैंडिडेट के थ्रू भेजा हुआ पेपर था, बट उसमें प्रिंट साफ नहीं था, इसके कारण मुझे क्वेश्चन टाइप करने पड़े हैं। तो यहाँ पर टोटल 30 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक जरूर देखें। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये जो भी क्वेश्चन है जिनका अपकमिंग HPSSC, MP व्यापम, CRPF, ऑप्टेर और CHO के लिए एग्जाम होता है, उन सभी में हेल्पफुल रहेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड एट। तो रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पर स्थित होता है? ऑप्शन में सेरिब्रम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा या फिर स्पाइनल कॉर्ड। तो रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पर होता है? होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में। यदि टेम्परेचर के लिए पूछा जाता है तो होगा हाइपोथैलेमस, बट रेस्पिरेटरी सेंटर पूछा है तो कहाँ पर होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट इज, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ केस ऑफ क्लास 3 डॉग बाइट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सेप्ट। यदि किसी क्लाइंट को डॉग बाइट की कंडीशन है क्लास 3 डॉग बाइट, क्योंकि डॉग बाइट में भी अलग अलग क्लास में है जो रखा गया है, जिसको क्लास 3 में वो लोग आएंगे जिनको बहुत ज़्यादा डॉग बाइट के कारण जो भी वुंड हुए हैं वो सभी चीज़ें आएंगी। तो क्लास 3 डॉग बाइट के सभी ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाएंगे, लेकिन किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में गिव इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर पैसिव इम्यूनिटी, गिव ARV, इमीडिएटली स्टिच वुंड अंडर एंटीबायोटिक कवरेज, इमीडिएटली वॉश वुंड विथ सोप एंड वाटर। तो डॉग बाइट में क्या किया जाएगा? जो कैटेगरी फर्स्ट होती है उसमें ओनली सस्पेक्ट एनिमल है, उसने काटा है, स्किन इंटैक्ट नहीं हुई है, स्किन इंटैक्ट है बट स्क्रैच नहीं आए हैं। कैटेगरी सेकंड में होगा कि माइनर स्क्रैच रहेंगे विदाउट ब्लीडिंग के, बट कैटेगरी थर्ड में 1 और मोर बाइट्स रहेंगे, स्क्रैच रहेंगे, लिक्स रहेंगे, ब्रोकन स्किन भी रहेगी और एक्सपोजर ऑफ बाइट्स भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्लास 3 कैटेगरी का पूछा है तो क्या नहीं होगा? तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा C, इमीडिएटली स्टिच द वुंड अंडर द एंटीबायोटिक कवरेज। हमें ऐसा नहीं करना है। डॉग बाइट में फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि जहाँ पर भी जिस डॉग ने कैट ने काटा हुआ है उस एरिया को एटलीस्ट 15 मिनट तक, 15 मिनट तक पानी और साबुन से हमें क्या करना है? वॉश करना है। देन आफ्टर ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना है। तो स्टिचिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? C, इमीडिएटली स्टिच द वुंड अंडर द एंटीबायोटिक कवरेज। नेक्स्ट इज, मेंटल चेंजेस आर सीन इन अ चाइल्ड विथ क्वाशियोरकर इंक्लूड एक्सेप्ट। तो क्वाशियोरकर जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के 2 टाइप हैं, मरास्मस एंड क्वाशियोरकर। तो मेंटल चेंजेस देखने को मिलेंगे क्वाशियोरकर के पेशेंट में सभी, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है इरेटेबिलिटी, हाइपर एक्टिविटी, अपैथी एंड लेथार्जिक। तो जो क्वाशियोरकर का चाइल्ड होगा उसमें हाइपर एक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं होगा, उसकी जो एक्टिविटीज होंगी, अपैथी होगा, स्टूपर होगा, कोमा की कंडीशन भी होगी, म्यूट रहेगा, बट हाइपर एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? B। नेक्स्ट इज, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू। जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है किसके थ्रू फैलते हैं? ऑप्शन में है बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, बाय इनडायरेक्ट कांटेक्ट, बाय करियर, D नन ऑफ दी अबव। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब है ऐसे इन्फेक्शन जो बाय स्नीजिंग, कफिंग या फिर सिंगिंग या फिर बात करने से जो ड्रॉप्स हैं आपके मुंह के,
वो किसी और जो यदि आप इन्फेक्टेड हैं तो किसी और अदर पर्सन को इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो उस कैटेगरी के इन्फेक्शन किस में आएंगे? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में। तो ये किससे फैलते हैं? तो ये फैलते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए। नेक्स्ट इज इन मरासमस विच इज द प्रिंसिपल लैकिंग फैक्टर। मरासमस जो प्रॉब्लम है, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन जो प्रॉब्लम, जो टाइप है मरासमस इसका, तो किस फैक्टर की कमी के कारण होने वाली प्रॉब्लम है? ऑप्शन में प्रोटीन, एनर्जी, विटामिन एंड कैल्शियम। तो मरासमस किसकी कमी के कारण होने वाली प्रॉब्लम है? तो ये एनर्जी। मरासमस में क्या होगा? एनर्जी और कैलोरीज की कमी होगी। यदि क्वाशियोरकर पूछा जाता है तो ये प्रोटीन डेफिशिएंसी है, बट यदि मरासमस पूछा जाता है तो ये किसके कारण होने वाली प्रॉब्लम है? एनर्जी या फिर कैलोरी की डेफिशिएंसी कमी के कारण। और इनके हिसाब से एग्जाम में पूछा जाता है कि क्वाशियोरकर में क्या है जो लैकिंग फैक्टर रहेगा, डेफिशिएंट रहेगा, तो वो क्या होगा? प्रोटीन। मरासमस में होगा एनर्जी और कैलोरी। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन द साइज और मास ऑफ टिश्यू इज नोन एज। तो हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ा है पीडियाट्रिक में। तो यदि साइज और मास ऑफ टिश्यू में जो इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ऑप्शन में है ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस या फिर मैच्यूरेशन। तो साइज और मास ऑफ टिश्यू में वृद्धि हो रही है, बढ़ रहे हैं, तो ये क्या होगा? ग्रोथ होगा। यदि यहाँ पर टिश्यूज में क्या होता, नंबर इंक्रीज होते, तब क्या कह सकते थे? डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज मैच्यूरेशन ऑफ फंक्शन और स्किल इन अ चाइल्ड इज। मैच्यूरेशन ऑफ फंक्शन, जो फंक्शनिंग है, स्किल एबिलिटी है, यदि बच्चे की वो बढ़ रही है तो वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन में डेवलपमेंट, इंक्रीमेंट, ग्रोथ एंड मैच्यूरेशन। मैच्यूरेशन ऑफ फंक्शंस, हमने ग्रोथ में क्या पढ़ा कि जो टिश्यू है उनमें क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, साइज बढ़ रही है। और फंक्शन में मैच्यूरेशन हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है फंक्शन, स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? कहलाएगा डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में कौन से क्रोमोसोम हैं जो अफेक्ट होंगे? ऑप्शन में 44, 45, 46 या फिर 47। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 46। यदि पेयर में पूछा जाए तो 23। यदि इन्हीं क्रोमोसोम्स में कुछ भी गड़बड़ होती है, प्रॉब्लम होती है, तो ये डिसीज का कारण बनते हैं। तो यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम में कौन सा क्रोमोसोम अफेक्ट होता है? तो वो 45 नंबर का। नेक्स्ट इज इन फॉलोइंग विच फैक्टर डायरेक्टली डज नॉट अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा, डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेगा? ऑप्शन में फिनोटाइप ऑफ पेरेंट्स, सेक्स ऑफ चाइल्ड, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज और डी बिजनेस ऑफ फादर। तो यहाँ पर पूछा डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं करेगा, कौन सी चीज़ है जो बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट को रुकावट नहीं बनेगी? तो होगा बिजनेस ऑफ फादर। इनडायरेक्टली तरीके से बन सकती है कि यदि पुअर पेरेंट्स से या फिर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है तो क्या होगा? बहुत से पीएम की जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है वो हो सकता है, फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है, तो इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगे, बट डायरेक्टली यहाँ पर क्या इफेक्ट नहीं करेगा, तो होगा बिजनेस ऑफ फादर। नेक्स्ट इज एट विच एज ह्यूमन फीटस स्टार्ट्स टू सीक्रेट हार्मोन थायरोक्सिन। ह्यूमन फीटस किस एज में अपना खुद का थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करने लगता है? ऑप्शन में 12 वीक ऑफ जेस्टेशन, 24 वीक ऑफ जेस्टेशन, 6 वीक ऑफ जेस्टेशन या फिर 32 वीक ऑफ जेस्टेशन। ह्यूमन फीटस अपना खुद का थायरोक्सिन हार्मोन बनाना सीक्रेट करना स्टार्ट करता है 12th वीक ऑफ जेस्टेशन से। नेक्स्ट इज इफ प्रेग्नेंट लेडी इज सफरिंग फ्रॉम मिक्सेडीमा देन व्हाट अफेक्ट विल बी सीन ऑन ग्रोइंग फीटस। यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी को मिक्सेडीमा की कंडीशन है तो उसका जो ग्रोइंग फीटस है उसको कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? ऑप्शन में है हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, फीटस विल हैव नॉर्मल थायरोक्सिन लेवल और डी नन ऑफ दी अबव। यदि किसी प्रेग्नेंट लेडी को मिक्सेडीमा की प्रॉब्लम है तो उसका जो होने वाला फीटस है उसको एडवांस्ड हाइपोथायरॉयडिज्म होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि मिक्सेडीमा का जो दूसरा नाम है उसको क्या कहा जाता है? सीवियरली एडवांस्ड हाइपोथायरॉयडिज्म।
तो इसमें क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो इनफ हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं कर पाती है, जिसके कारण क्या होगा, हार्मोन ही रिलीज नहीं होगा, तो बेबी को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट इज एट विच एज साइज ऑफ हेड रीच 90% ऑफ द एडल्ट हेड साइज। तो बेबी की जो हेड साइज है वो एडल्ट हेड साइज के 90% तक कब होगी। ऑप्शन में 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर या फिर 8 ईयर। तो 90% हेड साइज एडल्ट साइज के बराबर होगी किसी भी बेबी की 2 ईयर्स तक की एज में, 2 साल की एज तक में। नेक्स्ट इज नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ बेबी इज। तो बेबी का जो नॉर्मल बर्थ वेट है वो कितना होगा। ऑप्शन में 2 kg, 2.5 to 3 kg, 2 to 2.5 kg या फिर 3 to 3.5 kg। तो नॉर्मल बर्थ वेट माना गया है इंडियन बेबीज का वो 2.5 to 3.5 kg। तो यहाँ पर इस बेस्ड ऑन ऑप्शन सही आंसर क्या होगा, बी 2.5 to 3 kg, 2500 ग्राम से 3000 ग्राम। यदि बिलो 2.5 kg होते हैं तो बेबी किस में कंसीडर किए जाएंगे, लो बर्थ वेट बेबीज में। नेक्स्ट इज इफ अ बेबी बर्थ वेट इज 3 kg देन एट द एज ऑफ 5 months वेट ऑफ द बेबी शुड बी। यदि किसी बेबी का वजन 3 किलोग्राम है एट बर्थ तो उसका 5 मंथ में कितना वजन हो जाएगा। ऑप्शन है 5 kg, 6 kg, 7.5 kg या फिर 9 kg। तो हमने पढ़ा है पीडियाट्रिक में कि कोई भी बेबी हो उसका बर्थ वेट डबल कब हो जाता है, 5 to 6 मंथ की एज में, एंड ट्रिपल कब हो जाता है, 1 ईयर में और 12 मंथ में। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, बी 6 kg। नेक्स्ट इज एट द टाइम ऑफ बर्थ लेंथ ऑफ बेबी इज अबाउट। तो नॉर्मल लेंथ कितनी होती है बेबी की जन्म के टाइम पर। ऑप्शन है 30 से 35 सेंटीमीटर, 35 से 40 सेंटीमीटर, 45 से 51 सेंटीमीटर या फिर 50 से 60 सेंटीमीटर। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ जो बेबी की लेंथ होती है, अप्रॉक्सीमेट लेंथ होती है 45 से 51 सेंटीमीटर, 45 to 51 सेंटीमीटर। इट्स अ नॉर्मल लेंथ क्या है बेबी के होने के बाद। नेक्स्ट इज एट विच एज लेंथ ऑफ बेबी डबल ऑफ एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो हमने अभी पढ़ा कि बेबी का बर्थ डबल कब हो जाता है, 5 to 6 मंथ की एज में। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि बेबी की लेंथ है वो कब डबल हो जाएगी बर्थ के टाइम से। ऑप्शन है 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर एंड 5 ईयर। तो बेबी की जो लेंथ है, लंबाई है, वो डबल कब हो जाएगी, 4 ईयर की एज में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, सी 4 ईयर। बर्थ वेट डबल पूछा जाता है तो वो हो जाता है 5 to 6 मंथ में। यदि लेंथ पूछी जाती है डबल तो वो होती है 4 ईयर में। नेक्स्ट इज द बर्थ वेट ऑफ अ बेबी ट्रिपल सेट। तो बेबी का बर्थ वेट 3 गुना कब हो जाएगा। ऑप्शन में है 9 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ या फिर 15 मंथ। तो डबल होता है 5 to 6 मंथ में एंड ट्रिपल होगा 12 मंथ की एज में, 1 ईयर में। तो आंसर होगा यहाँ पर बी 12 मंथ। नेक्स्ट इज द बर्थ वेट ऑफ अ बेबी बिकम्स 4 टाइम एट द एज ऑफ। 4 गुना कब हो जाएगा बेबी का वजन, बर्थ वेट से लेके 4 टाइम्स तक 4 गुना वजन कब हो जाएगा। तो ये हो जाता है 2 साल की एज में। डबल होता है 5 to 6 मंथ, ट्रिपल होगा 1 ईयर में एंड 4 टाइम्स मीन्स 4 गुना होगा 24 मंथ में और 2 साल में। नेक्स्ट इज एट द टाइम ऑफ बर्थ हेड सर्कमफेरेंस इज अबाउट। तो हेड सर्कमफेरेंस कितना होगा किसी भी बेबी का बर्थ के टाइम पर। ऑप्शन है 28 से 30 सेंटीमीटर, 30 से 32 सेंटीमीटर, 37 से 40 सेंटीमीटर और 33 से 35 सेंटीमीटर। तो टाइम ऑफ बर्थ में जो एट द टाइम ऑफ बर्थ जो बेबी का हेड सर्कमफेरेंस होगा वो होगा 33 से 35 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज एट द टाइम ऑफ बर्थ चेस्ट सर्कमफेरेंस इज अबाउट। तो चेस्ट सर्कमफेरेंस बताना है। तो हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस दोनों आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चेस्ट सर्कमफेरेंस होता है वो होता है 30 से 32 सेंटीमीटर एंड हेड सर्कमफेरेंस होता है 33 से 35 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का ही डिफरेंस होता है। नेक्स्ट इज द टीथ फर्स्ट ऑफ ऑल इरप्टेड इन बेबी आर। बेबीज में सबसे पहले कौन से टीथ आते हैं। ऑप्शन है लोअर सेंट्रल इंसीजर, लोअर लेटरल इंसीजर, अपर सेंट्रल इंसीजर या फिर अपर लेटरल इंसीजर।
तो बेबीज में सबसे पहले जो टीथ इरप्शन होता है वो होता है लोअर सेंट्रल इंसीजर का। देखिए यहाँ पर, तो जो प्राइमरी टीथ होते हैं जनरली 8 to 12 मंथ्स की एज में आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो टीथ आना स्टार्ट होते हैं उसके बाद जो इरप्शन भी होता है इन टीथ में, एंड देन परमानेंट टीथ आना भी स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट पूछा जाता है यदि, तो होते हैं लोअर सेंट्रल इंसीजर स्टार्ट। नेक्स्ट इज एट विच एज नॉर्मली इरप्शन ऑफ टीथ स्टार्ट इन अ बेबी। तो बेबीज में नॉर्मली टीथ इरप्शन कब स्टार्ट होता है? ऑप्शन है 6 to 8 मंथ, 4 to 5 मंथ, 12 to 14 मंथ और 8 to 10 मंथ। तो बेसिकली जो नॉर्मल इरप्शन होता है टीथ का बेबीज में वो होता है 6 से 8 महीने की एज में। नेक्स्ट इज इन अ चाइल्ड इरप्शन ऑफ परमानेंट टीथ स्टार्ट्स एट द एज ऑफ। तो बच्चों में परमानेंट टीथ आना कब स्टार्ट होते हैं? ऑप्शन है 2 से 3 साल, 6 से 7 साल, 10 से 12 साल या फिर 3 से 5 साल। तो 6 ईयर तक तो जो बच्चों में 5 साल तक की एज तक तो प्राइमरी टीथ ही आ पाते हैं पूरे कम्प्लीटली किसी किसी बच्चों में, बट मोस्टली 3 ईयर तक में, 3 to 4 ईयर में सभी बच्चों में आ जाते हैं। तो यहाँ पर परमानेंट टीथ है जो कब आते हैं? जब जो प्राइमरी टीथ है जो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, देन आफ्टर उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं। तो कब आते हैं? 6 से 7 साल की एज में। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट माइलस्टोन दैट इज अचीव्ड बाय बेबी एट द एज ऑफ 9 मंथ एज। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं कि 9 महीने की एज में बेबी क्या कर सकता है। ऑप्शन है ही कैन वॉक विदाउट सपोर्ट, ड्रिंकिंग विथ अ कप, रनिंग एंड स्टैंडिंग विथ सपोर्ट। 9 मंथ का डेवलपमेंट माइलस्टोन पूछा है, तो 9 मंथ की एज का पूछा है तो स्टैंडिंग विथ सपोर्ट, जो बेबी से 9 महीने की एज में कुछ सपोर्ट के साथ खड़े हो सकते हैं। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म थंब सकिंग प्रॉब्लम इन ए चाइल्ड में कॉज। बच्चे यदि लॉन्ग टाइम तक अपना अंगूठा चूसते हैं, थंब सकिंग की प्रॉब्लम से परेशान है, तो उनमें और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ऑप्शन है डेंटल प्रॉब्लम, म्यूकोसल ट्रॉमा, अल्टर्ड ग्रोथ ऑफ फेशियल बोन्स, डी ऑल ऑफ दी अबव। जिन बच्चों को लॉन्ग टर्म से थंब सकिंग की प्रॉब्लम है तो उन बच्चों में सभी प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। डेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं एंड म्यूकोसल ट्रॉमा भी हो सकता है, और जो फेशियल बोन्स की ग्रोथ है उसमें भी अल्ट्रेशंस आ सकता है। तो आंसर होगा डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज द बिहेवियरल डिसऑर्डर इन अ चाइल्ड कैरेक्टराइज्ड बाय इनअप्रोप्रिएट हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिवनेस एंड इन अटेंशन। तो एक बिहेवियर डिसऑर्डर है यदि किसी बच्चे को हाइपर एक्टिव है, ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिविटी शो कर रहा है, इम्पल्सिवनेस है और इन अटेंशन है, मतलब कि किसी भी चीज़ पर वो ध्यान नहीं दे पा रहा, तो कौन सा डिसऑर्डर है? ऑप्शन है एन्यूरेसिस, मतलब कि बैड बैटिंग, ऑटिस्टिक बिहेवियर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एंड अटेंशन डेफिसिट हाइपो एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इस तरीके का वे भी क्या क्या प्रॉब्लम है उसको उसको प्रॉब्लम है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, क्योंकि क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ भी हाइपर है, इम्पल्सिवनेस भी और इन अटेंशन है। तो ये सभी सिम्टम्स किसके हैं? ये हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेलियर टू थ्राइव। तो मीनिंग ऑफ फेलियर टू थ्राइव का मतलब यहाँ पर क्या है? ऑप्शन में है चाइल्ड इज अनेबल टू वॉक, अनेबल टू टॉक, स्पीक, रेट ऑफ वेट इज गेन इज स्लगिश एंड रेट ऑफ हाइट गेन इज स्लगिश। तो यहाँ पर फेलियर टू थ्राइव का मतलब है कि बच्चे की जो वेट गेन है वो एज के हिसाब से कम हो रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी। फेलियर टू थ्राइव का मतलब है कि इनएडिक्वेट ग्रोथ और इनएबिलिटी टू मेंटेन ग्रोथ, और ये प्रॉब्लम जनरली अर्ली चाइल्डहुड में होती है। वेट गेन इज स्लगिश, मतलब कि उसका वेट है जो प्रॉपरली बढ़ नहीं रहा है बेस्ड ऑन जो उसकी एज है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज पिस्कैक साइन इज। पिस्कैक साइन का मतलब क्या है? ऑप्शन है ब्लूइश कलरेशन ऑफ द एंटीरियर वेजाइनल वॉल, इंक्रीज्ड पल्सेशन फेल्ट थ्रू द लेटरल फॉर्निक्स, तो ये ओसेंडर साइन है। सर्विक्स बिकम सॉफ्ट एज अर्ली एज 6th वीक एंड वन हाफ ऑफ द यूट्रस इज मोर फर्म देन द अदर हाफ। तो पिस्कैक साइन का मतलब है कि वन हाफ ऑफ द यूट्रस इज मोर फर्म देन द अदर हाफ। सो गाइस ये थे टोटल 29 क्वेश्चन थे यहाँ पर। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।